नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। थिंक फॉर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। पहले भी मैं इस चैनल से आपको कुछ न कुछ संबोधित करता रहा हूं, आपसे संवाद होता रहा है, आपकी कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और आगे और प्रतिक्रिया आएँ तो मुझे भी जानकारी मिलेगी कि जो कुछ भी विषय मैं रख रहा हूं उसके बारे में आप सबकी क्या सोच है, या और भी कोई विषय आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं जिस विषय पर आप मुझसे या मैं आपसे संवाद करूं। मित्रों, इस समय चुनाव है और चुनाव महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव है, उपचुनाव है, विशेषकर यूपी में 9 सीटों का उपचुनाव है। और इन सब के बीच जो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे नारा दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उसके पहले महाराष्ट्र की ही एक सभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर बटेंगे तो जो विरोधी हैं वो महफिल सजाएंगे, जो दुश्मन है आपकी, क्योंकि उनको उससे लाभ मिलता है। अलग अलग तरीके से बातें बोली गई, लेकिन इसके विरोध में प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ऐसा लगता है कि कुछ प्रतिदिन कुछ न कुछ नारे इनके जवाब में गढ़ती रही। महाराष्ट्र से अभी जो इस पर प्रतिक्रिया आई है, खासकर जो महायुति गठबंधन में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और वहां के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी ने कहा कि ये नारा उत्तर प्रदेश में चल सकता है, महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारा नहीं चलेगा, यहाँ के लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। उसके बाद से ये विषय और ज़्यादा चर्चा में आया है, देश में बहस चल रही कि अब वाकई ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये महाराष्ट्र के लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री पंकजा मुंडे का भी बयान आ गया। अब उन्होंने क्यों बोला, कैसे बोला, अलग बात है, लेकिन क्या वाकई उत्तर प्रदेश में अगर ये नारा उस रूप में नहीं चलेगा, या झारखंड में भी ये नारा सुनाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आज योगी आदित्यनाथ जी की सभाएं थी, और सीसामऊ में, गाजियाबाद में, फूलपुर, तो सब जगह ये विषय सामने उन्होंने रखा है। दूसरे नेता भी अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर क्या वाकई ये नारा चुनाव में चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा तो किस रूप में चलेगा, और क्या यह नारा चुनाव तक ही सीमित है, क्या केवल चुनाव के संदर्भ में ही ये दिया गया है? मुझे नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें सुझाव दिया था या वो मेरे मन का भाव था, या प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ महाराष्ट्र में बोला, फिर उन्होंने जो गुजरात से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इस पर अटैक किया अर्बन नक्सलियों का नाम लेते हुए, उसके पीछे व्यापक सोच थी या नहीं थी? लेकिन अजीत पवार जी के कहने को स्वीकार कर लिया जाए, जो कुछ महाराष्ट्र यूपी में विपक्षी पार्टियां इसके पैरेलल कुछ नारे दे रही हैं, इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं, उसको देखा जाए। आप देखेंगे कि चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो और अन्य जगह भी विपक्षी पार्टियों को, INDIA के घटकों को, उससे बाहर है, उन सबको इस पर प्रतिक्रियाएं देनी पड़ रही है। सब अपने अपने अनुसार से नैरेटिव लेके आ रहे हैं, कोई इसका विरोध कर रहा है, कोई इसकी जगह कुछ और नारा लग रहा है। अभी तो झारखंड में और जो गुलाम अहमद मीर साहब हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, वहाँ झारखंड के प्रभारी हैं, उन्होंने तो इसके विरोध में बोलते हुए कहा कि भाई हम आएंगे तो सबको सिलेंडर देंगे इतने में, और उसमें कि कोई भी नहीं बटेगा, घुसपैठियों को भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी रहेंगे। तो अलग अलग संदर्भों में लोग इसका अपने हिसाब से उपयोग कर रहे हैं। अगर किसी नारे को विरोधी पार्टियां उसका उत्तर देने लगे, उसके अनुरूप नारा देने लगे, ये नारा देने वाले पर अलग अलग तरीकों से हमला करने लगे, तो फिर यह मान लेना चाहिए कि राजनीति में भी उसका असर हुआ है। अजीत पवार जी से अगर पूछा जाता तो क्या वो इसका 100% समर्थन करेंगे? अजीत पवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है, उनको पता है कि अगर हमने अपनी पूरी पृष्ठभूमि ही, अतीत ही खत्म कर दिया, और जो हमारा वोट बैंक रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, जो बीजेपी विरोधी, जो शिवसेना विरोधी, जिसमें मुसलमान, हिंदू और बाकी मिला जुला के जो मराठा का वोट
वो सब रहा है, दलितों का वोट, अगर उसमें से हमको जोड़े रखना है और अपनी पहचान बनाए रखनी है तो हमको इस नारे के साथ खुल के सामने नहीं आना चाहिए। उन्होंने नवाब मलिक को टिकट दिया, आपको पता है नवाब मलिक की बेटी को टिकट दिया, वो इसीलिए तो ताकि उनकी पहचान बनी रहे और जो उनका अपना कुछ मुस्लिम वोट बैंक है वो भी खिसक कर इस समय दूसरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पाले में या दूसरी पार्टियां जो INDIA में है, जो महाविकास अघाड़ी में है, नहीं चले जाए। तो इसलिए वो अपनी पहचान खत्म करेंगे, उनको लगता है तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी अपनी पहचान कायम करते हुए अगर हम रहते हैं, नहीं तो सब कुछ उनके नारे के साथ जाएंगे तो फिर हमारे पहचान का संकट होगा और उसमें आगे समस्या पैदा हो सकती है। ये इसको यह भी कह सकते हैं कि अजीत पवार जी यद्यपि इधर आ गए हैं लेकिन अभी मन में बहुत कुछ चलता रहता है। लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुए, उनकी पत्नी हार गई है, उनकी अपनी सीट बारामती की फंसी हुई है। शरद पवार जी ने उनके भतीजे को सीधे सीधे उतार दिया है, जिस पर उन्होंने परिवार को साहेब ने बांट दिया जैसी बातें की हैं। तो अब उसमें उनको लिए उनका ये कहना अस्वाभाविक नहीं है, हालांकि सच उनको भी पता है। इसी का जवाब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है, जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे और इस समय देखा जाए तो महाराष्ट्र के राज्य के भाजपा के नेताओं में उनका स्थान शीर्ष पर माना जाएगा, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने प्रदेश की पॉलिटिक्स से अपने को अलग किया हुआ है। अलग बात है कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो अपने को ज़्यादातर वहाँ की जो स्थानीय राजनीति है उसमें इस समय वो शामिल नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि अजीत पवार जी बहुत बाद में हमारे साथ आए हैं, उनको इस नारे का महत्व तो नहीं मालूम है, लेकिन जोगी जी के इस नारे में कुछ भी गलत नहीं है, ये नारा सही है। देवेंद्र फडणवीस जी ने ही पहले लव जिहाद की बात की थी, जहां से उनके उम्मीदवार धूले लोकसभा 4 क्षेत्रों से 1 लाख वोट से आगे थे। मालेगांव में एक साथ जो है उनके उम्मीदवार जो है पीछे हो गए, वन साइडेड मुस्लिम वोट चला गया और उनके जो उम्मीदवार थे वो 3821 वोटों से पराजित हो गए। इस संदर्भ में उन्होंने कहा। दूसरा, लोगों ने ये वीडियो देखा है जहां शिवसेना के विधायक सुनील प्रभु बैठे हुए हैं और उनके साथ मस्जिद के कई इमाम हैं, कि मदरसों के मौलवी हैं, मौलाना हैं, और उसमें से एक कह रहे हैं कि हमने पिछले लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए फतवा जारी किया, इमामों ने मस्जिदों में फतवा दिया और उसका असर हुआ है और इस चुनाव में भी हम फतवा देंगे। इस प्रकार की भाषा उत्पन्न हो रही है। औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। कहीं किसी सभा में संभाजी नगर का नाम फिर से औरंगजेब बताने की बात हो रही है। अलग अलग कोई संगठन जा करके और महाविकास अघाड़ी को अपने मांग पत्र दे रहा है कि हमको मुस्लिमों का आरक्षण दीजिए 10%, हमको फंड दीजिए, जो दंगे में लोग अरेस्ट हुए हैं उन सबको जेल से निकाला जाए, उनकी समीक्षा हो, जो अवैध कब्जे में जो जमीनें चली गए, जो अवैध कब्जे थे रेगिस्तान, कब्रिस्तान और बाकी के नाम पर, उन सब पर जो सरकारों ने उनको मुक्त कराया है उन सबको फिर से सर्वे आप कराइए। इस ढंग की मांगे हो रही है। और जिस ढंग से मुस्लिम नेता, चाहे जमीयत उलमाए हिंद हो, जमाते इस्लामी हो, इमामों के नाम पर बने हुए संगठन और दूसरे संगठनों में महाराष्ट्र में होड़ लगी हुई है INDIA को समर्थन देने की और भाजपा के विरुद्ध बयान करने की। अब उसका नाम जिहाद दे नहीं दे, लेकिन दिखाई तो देता है कि ये एक जिहाद की तरह वोट को लिया जा रहा है। और फिर जगह जगह प्रतिमाओं पर हमले हुए, प्रतिमा विसर्जन पर हमले हुए, वहाँ गणेश पंडाल पर की स्थिति सामने आई है। झारखंड में भी हमने देखा है कि इस समय और INDIA के घटक जो है वो मुस्लिम वोटों के लिए जो घुसपैठियों की समस्या को नकारते हैं और बीजेपी पर ही अटैक करते हैं। जो कुछ भी वहाँ घुसपैठियों को द्वारा किया गया आदिवासियों के विरुद्ध या लव जिहाद किए गए उस पर कुछ बोलते नहीं है। तो इन सब से एक माहौल बना है। और जो योगी आदित्यनाथ जी आज जब भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने इसकी चर्चा की, बताया कि हम कब कब बटे तो कटे हैं। लोग बांग्लादेश की घटनाओं को देख रहे हैं तो उसमें ये नारा नहीं चलेगा, ये तो माना नहीं जा सकता है। स्वयं महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि जैसी है, उसको भी आप ध्यान में रखिए। महाराष्ट्र में बड़े बड़े दंगे हुए हैं। जब अयोध्या का आंदोलन इधर चल रहा था उसके पैरेलल
इस देश में जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी और महाराष्ट्र में जो अंडरवर्ल्ड में जहाँ के मुस्लिम अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से लेके छोटा शकील सबकी चलती थी, सब अपने हिसाब से अपने उस क्षेत्र को चलाते थे और वहाँ दंगे हुए हैं। 1992 से दंगे शुरू हुए, 1993 में भयानक बम विस्फोट हुआ, 193 लोग उसमें मारे गए। मुंबई में दंगे हुए, बताया जाता है कि 9 से 10 हजार लोग उसमें मारे गए। श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। और महाराष्ट्र में दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। वैसे भी महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि देखें तो वो मैसूर जो कर्नाटक से लगा इलाका है, आंध्र प्रदेश है, इन सब से जुड़ा हुआ इलाका रहा है। और मुगल शासन काल से लेके अलग अलग एक प्रकार से आदिल शाह से निपटना है तो कहीं अफजल खां से निपटना है, और बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब महाराष्ट्र के लोगों के मनोभाव को पैदा करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। छत्रपति शिवाजी वहीं खड़े हुए, संभाजी महाराज वहीं हुए, मराठा का हिंदू पातशाही वहाँ स्थापित हुआ है और वो एक संघर्ष चल रहा है। दूसरी ओर दलितों को आम हिंदुओं से अलग करने की भी कोशिशें अंग्रेजों के द्वारा, मुस्लिम नेताओं के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना का केंद्र ही मुंबई था और वहीं से उनके बयान आते थे, अनेक नेता इकट्ठे होते थे। विभाजन के समय भी मुंबई में बड़ी भूमिका रही है। महाराष्ट्र में आंदोलन चले हैं और वहाँ से दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश हुई है और दलित का आक्रामक मूवमेंट आपको महाराष्ट्र में दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर वहीं से आए हैं और जो बौद्ध धर्म की सर्वाधिक संख्या किसी राज्य में अगर बनी तो वो महाराष्ट्र ही है। तो वहाँ हिंदू समाज को बांटने की भी स्थिति बनी है। और अगर आप लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसका जिन दो राज्यों में सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश थे और इन दोनों के परिणाम से बीजेपी के आप देखेंगे बाकी राज्यों को छोड़ दिए तो भारतीय जनता पार्टी अगर लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं पा सकी है तो उसमें इन दो राज्यों के चुनाव परिणामों की बड़ी भूमिका रही है। तो महाराष्ट्र में हिंदू समाज के बंटने की, दलितों सवर्णों के बीच विभाजन की, इस्लामिक कट्टरवाद की, इस्लामिक साम्राज्यवाद की और उसके बाद जो इस्लामी नैरेटिव है और हिंदू समाज को बांटने की जो नैरेटिव है वो प्रबल रही है और इसके प्रबल लड़ाइयां भी हुई हैं। हिंदुत्व के विरुद्ध वहाँ हिंदुत्व को अंधविश्वास पैदा करके दलित मूवमेंट, बौद्ध मूवमेंट, अलग अलग वहाँ कोई अंधविश्वास उन्मूलन किसी नाम से वहाँ वामपंथी मूवमेंट भी खूब चले हैं। जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, नैरेटिव है, उसकी महाराष्ट्र में बड़ी भूमिका रही है। इसलिए वहां तो ये नारा बिल्कुल प्रासंगिक है, चाहे एक रहेंगे सेफ रहेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा बिल्कुल प्रासंगिक है। अब इस नारे का असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उम्मीदवार दिए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनके अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता और विविध क्षेत्रों में काम करने वाले जो अलग अलग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों के लोग होते हैं, उनकी जो पीड़ा होती है उन सबको कितना एड्रेस किया है, क्योंकि इसकी भूमिका उत्तर प्रदेश में भी रही है, इसकी भूमिका महाराष्ट्र में भी रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी इसी पर निर्भर करेगा कि जो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के समय व्यापक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, समर्थकों ने, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले जो प्रतिबद्ध समर्थक रहे हैं, जो इनकी आवाज़ उठाते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, चूंकि उन सब को कब महत्व नहीं दिया गया, उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयां में वो अकेले पड़ गए हैं। तो इन सब के कारण कोई प्रशासन, पुलिस उनकी सुन नहीं रहे थे। इन सब से नाराजगी थी, असंतोष थी और उसका भी असर चुनाव में हुआ है। तो बटेंगे तो कटेंगे का असर उसमें होगा। उन कार्यकर्ताओं को लगा है खासकर कि भाई हमारे सामने अच्छा या बुरा भारतीय जनता पार्टी ही है, दूसरी जितनी पार्टियां हैं ये तो कम से कम हिंदुत्व के और बाकी जो विचार है उसके विरुद्ध ही बोलती हैं। ये तो इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की बजाय जो मुसलमानों में कट्टरपंथी हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, जो इस देश में एक आक्रामक, हिंसक और सेकुलरिज्म की बात करते हुए इस्लामवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको समर्थन देने की हो गई है। तो उनके अंदर पुनर्विचार हुआ है। इसलिए ये जो नारा है, अपने इर्द गिर्द परिस्थितियां भी लोग देख रहे हैं, तो ये नारा प्रासंगिक है। तभी देवेंद्र फडणवीस ने उठाया है। अगर महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना इसके विरुद्ध में बोलती,
अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इसके विरुद्ध में बोलते तो चल सकता था। अगर अजीत पवार उसके विरुद्ध में बोलते हैं या बाहर से आए हुए एक दो नेता बोलते हैं, चूंकि उनको इसका ज्ञान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट देता है, कैसे वोट देता है, उसका समर्थक वर्ग कैसे देश में विकसित हुआ है, तो वो ऐसे ही बोलेंगे। बीजेपी को इसी आधार पर समर्थन मिला है, राष्ट्रवाद हिंदुत्व का भाव है लोगों में। लंबे समय तक जो देश में सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण की नीतियां चलाई, उसके विरुद्ध लोगों के अंदर एक विद्रोह था और उस विद्रोह में बीजेपी को वोट मिला है। और लोग मानते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान दोनों रहे, लेकिन ये नहीं हो कि कोई एक मजहब के व्यक्ति को इतना महत्व मिल जाए कि दूसरे मजहब के व्यक्ति को हीन भावना से जीना पड़े, उनको सफ़र करना पड़े, उनको डरना पड़े और उनकी वाजिब मांगों को, उनके अपने धार्मिक कर्मकांडों के लिए भी समस्या उठानी पड़े। तो ये भाव है और ये नारा केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय भारत में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती और जाति भेद है। जातीय के आधार पर चुनावों में वोट लेने की नेताओं की राजनीति है, जिससे जातीय के आधार पर हिंदू समाज बढ़ता है। तो उसमें यह नारा आपको संगठित होकर रहने, बचने, सुरक्षित रहने और अपने देश समाज को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। साथ ही साथ दूसरे देशों में जो कुछ भी, जहां हिंदू समाज अल्पसंख्यक है, वहां क्या हो रहा है उसकी ओर भी आपका ध्यान खींचता है। तो ये नारा, ये संभव है कि चुनाव में इसके जो भी परिणाम आए, पक्ष में भी आ सकता है, विपक्ष में भी आ सकता है। वैसे झारखंड और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की स्थिति बेहतरीन दिख रही है और वो इसमें थोड़े नारे के असर भी होंगे। हरियाणा में भी इस नारे का असर दिखा गया है। लेकिन चुनाव से परे इस देश को दिशा देने में लोगों के अंदर एक वैचारिक स्वाभिमान और वैचारिक रूप से संगठित होने में, देश को दिशा देने में और आगे बढ़कर के देश एक स्वरूप ग्रहण करे, उसमें भी ये नारे, इस तरह के नारे भविष्य की दृष्टि से भी दिशा बोधक होंगे, ये मुझे लगता है। इसलिए नारा चुनाव में तो ही है, चुनाव के आगे भी इस देश के लिए, भारत के लिए और विश्व भर के हिंदू समाज के लिए ये संगठित होकर अपनी धर्म, संस्कृति, सभ्यता के प्रति निष्ठावान रहने, उसके प्रति स्वाभिमान का भाव पालने, दूसरे धर्मों का सम्मान करते हुए भी अपने अंदर हीन भावना नहीं रखने और जहां भी उसकी चुनौतियां आए संगठित होकर उसका मुकाबला करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।